है। देखिए, सवाल यह है कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है देश में सियासत शुरू हो जाती है, पर हिंदुओं को चुन चुन करके, अगर पश्चिम बंगाल में सिर्फ हिंदू हो इसलिए आपकी दुकान जला दी जाएगी। जिस बाजार में दुकानें जली वहां जो हिंदुओं की दुकानें थी सिर्फ वही जलती हैं। जब पथराव होता है तो जिस गाड़ी के अंदर भगवान की फोटो होती है सिर्फ उसी गाड़ी को तोड़ा जाता है। जब गोली मारी जाती है तो जो मुस्लिम नहीं होता सिर्फ उसे गोली मारी जाती है। फिर ऐसे में सवाल तो उठेंगे, क्या हिंदुस्तान के अंदर हिंदू सुरक्षित हैं? और अगर नहीं हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या हम सरकार से सवाल ना पूछें? क्या हम सिक्योरिटी फोर्सेस से ना पूछें कि इतना सारा आरडीएक्स कैसे आ गया था उरी हमले में? क्या हम सिक्योरिटी फोर्सेस से ना पूछें कि इतने आतंकी आते हैं, रैकी करते हैं, घटना को अंजाम देते हैं और निकल जाते हैं, कैसे हो रहा है? क्या हम तमाम लोगों से ना पूछें ये सवाल? सवाल तो हम पूछेंगे ही, और ये सवाल हम पूछेंगे उन लोगों से भी जो इस पूरे मामले को लेकर सियासत कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी बहुत हो रही है। क्या कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ से, और बीजेपी से पलटवार कैसे हो रहा है, जरा ये सवाल भी सुन लीजिए। सवाल सभी लोग पूछ रहे हैं, सियासतदान सवाल पूछ रहे हैं, जनता सवाल पूछ रही है, मीडिया सवाल पूछ रही है। ये सवाल भी सुनिए। की घटना जो घटी थी और पहलगाम की जो घटना है उसमें दो समानताएं देखने को मिलता है। पहली समानता तो यह है कि दोनों जगह सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। न पहलगाम में सुरक्षा व्यवस्था, न ही झीरम घाटी में कोई सुरक्षा व्यवस्था थी। वहां भी 28 लोगों की मौतें हुई, यहां भी 28 लोगों की मौतें हुई। तो दूसरा समानता जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि झीरम घाटी में भी नाम पूछ पूछ के नक्सलियों को मारा। देखिए, बड़ी दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है जब धर्म पूछकर और लोगों की हत्या कर दी गई। मुझे ऐसा लगता है भूपेश बघेल जी को उस घटना से कोई दर्द नहीं हो रहा है, उसकी पीड़ा उनके मन में नहीं है। उनकी पीड़ा यह है कि सीबीआई और ईडी उनके घर में क्यों आ गई। उनको पीड़ा यह है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उसकी जांच ये सरकार कर रही है, उसकी पीड़ा है। इसको जोड़कर, अपनी पीड़ा को जोड़कर वो नरसंहार की कल्पना कर रहे हैं, बहुत निंदनीय है। और रही झीरम घाटी की बात, तो वो तो जब मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, जब कहते थे कि झीरम के सबूत तो उनके जेब में है, आज भी दिखा दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि कथनी और करनी में कांग्रेस की बड़ा अंतर है, जो आज भूपेश बघेल जी के बयान में दिख रहा है। तो छत्तीसगढ़ में इस पूरे मामले को लेकर सियासत चल रही है। भूपेश बघेल ने पहलगाम हमले को झीरम घाटी से जोड़ दिया है। हमारे दर्शकों को बता दें कि झीरम घाटी हमले में नक्सलियों ने कांग्रेस की पहली और दूसरी लीडरशिप को लगभग खत्म कर दिया था। 27 से 28 नेताओं की जो है उसमें मौत हुई थी, और बाकायदा नाम पूछ पूछ करके, जिसे टारगेट किलिंग आप कहते हैं ना, ये छत्तीसगढ़ में बहुत पहले नक्सली कर चुके हैं। नाम पूछ पूछ करके गोली मारी थी। क्या आप हो ये नेता, क्या आप हो ये नेता, क्या आप हो नंद कुमार चौहान, इस तरह से पूछ पूछ करके गोली मारी गई थी। और ये इतना हृदय विदारक ये घटना जब हुई, उसके बाद आज तक नक्सली लगभग खत्म होने को हैं, पर आज तक ये नहीं पता है कि उस पूरे मामले का साजिशकर्ता कौन था, आखिर उन्हें कैसे इनपुट मिले कि ये लोग इसी रास्ते से निकलेंगे। बहुत सारे सवाल हैं। जब विपक्ष में भूपेश बघेल थे तो कहते थे सारे सबूत मेरे जेब में हैं, और जब वो सीएम रहे 5 साल तो वो जेब से अपने सबूत निकाल नहीं पाए, जनता या कानून के सामने नहीं रख पाए। सवाल यही है कि आखिर इतने सवाल, इतने आरोप लगाने वाले लोग क्या कोई तथ्य देखते हैं या सिर्फ सियासी फायदे के लिए आरोप लगा देते हैं? आपने बीजेपी के नेता का बयान सुना कि उन्हें तकलीफ इस बात की नहीं है कि पहलगाम में लोग मर गए, उन्हें तकलीफ इस बात की है कि ईडी उनके पीछे क्यों पड़ी है। उन्हें हर चीज में, मतलब कोई आदमी अगर किसी पर कोई चार्जेस लग गए हैं तो क्या उसे किसी के दुख में शरीक होने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए? अगर आज मेरे ऊपर कोई चार्ज लग जाए और मेरे देश के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं अपने उस देश के गम में गमजदा हो जाऊं या गुस्सा, आक्रोश जाहिर कर दूं। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सियासत का लेवल छत्तीसगढ़ में कहां पहुंच गया, ये देखिए। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ खास लोग जुड़ रहे हैं। रजनीश सिंह साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व एमएलए हैं, बीजेपी से, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अमित श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, कांग्रेस से, उनका स्वागत करूंगा। अनिल द्विवेदी जी ने हमें ज्वाइन किया है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनिल द्विवेदी जी का भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रजनीश जी आपके पास आता हूं। केदार गुप्ता जी जो बड़ा अजीब सा तर्क दे रहे थे कि भूपेश बघेल जी को इस बात की चिंता नहीं है कि कितने लोग मर गए, उनको इस बात की चिंता है कि ईडी उनके पीछे क्यों पड़ गई। सर, ये तो बेवजह की बात हुई ना, कि अगर मतलब कोई भी चीज है तो अगर कांग्रेस के लोग हैं तो उनको हक नहीं है क्या कहने का कुछ, या अपनी तकलीफ बयां करने का?
जी अभिलाष जी, देखिए, सबसे पहले तो जो पहलगाम में एक निंदनीय, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई है, उसमें जितने हमारे लोग, मैं तो उनको सबको शहीद का दर्जा देता हूं। उन सब शहीदों को बहुत विनम्रता से श्रद्धांजलि, पूरे देश के कुछ लोगों की, और कुछ लोग कौन है वो बात निकल जाएगी तो वो करूंगा। कोशिश कर रहा हूं मैं कि आज कोई राजनीतिक बात, अलट पलट, आरोप प्रत्यारोप का न हो, लेकिन पूरे देश की ओर से उनको श्रद्धांजलि। जो घायल हुए हैं वो, उनको ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम सबके बीच में आए। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है कि झीरम की घाटी भी इसी तरह की घटना थी। झीरम की घाटी के जो, उनको भी मैं शहीद कहूंगा। इस प्रदेश के बड़े, कहने को कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उनका जो योगदान छत्तीसगढ़ के लिए है, उन्होंने बहुत अच्छा योगदान छत्तीसगढ़ के लिए दिए, और आगे भी उनका छत्तीसगढ़ को बहुत योगदान मिलता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही निंदनीय घटना में उनकी भी दुखद मृत्यु हुई। उनको फिर एक बार विनम्र श्रद्धांजलि, उनके परिवार को संवेदना। लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो, मैं हमारे प्रवक्ता ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो उस बात में नहीं जा करके, वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, और 5 साल मुख्यमंत्री रह के ये विषय कितनी बार चर्चा हुई है कि जो झीरम घाटी में हुआ निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था, और उसके दोषी के ऊपर में जितना कार्रवाई किया जा सकता है, आज हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। और जो परसों हुआ 22 तारीख को जो घटना, उसको हम इसमें कंपेयर करके, नक्सली घटना भी बहुत दुखद है, दर्दनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो परसों हुआ, जो एक इंटरनेशनल साजिश है, उसको हम उसमें तुलना करके क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि इसी कारण हुआ कि सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, और ये भी बिना जाने कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहती है कश्मीर में, कैसा वहां का माहौल है, कहां कहां सुरक्षा व्यवस्था है। तो हम सिर्फ एक, मेरे हिसाब से जो देश दुख दर्द में डूबा हुआ है और परिवार डूबे हुए हैं, हम सबको लग रहा है कि ये हमारे साथ हुआ है, मेरे घर में हुआ है जी। इस तरह की, जब हम संवेदना से भरे हुए हैं, ऐसे समय में एक जवाबदार मुख्यमंत्री रहा हो जो प्रदेश का, वो तुलना करके जस्टिफिकेशन देके कहीं ना कहीं आतंकवादियों को और उनके जो कुछ लोग हैं जिनको उनका सहयोग मिलता है, ऐसे लोगों के जस्टिफिकेशन का काम कर रहे हैं। ठीक है, अमित जी आपके पास आता हूं। अमित जी देखिए, आप लोग भी कहते हैं ना कि बेवजह उसमें सियासी तड़का लगाने के लिए झीरम घाटी, आपके पास 5 साल थे, 5 साल में सबूत नहीं निकाल करके आप सजा दिलवा पाए लोगों को। अब आप पहलगांव हमले को झीरम घाटी से जोड़ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को वो दर्द याद आया होगा जब आपने अपने खोए थे, पर ये पूरा मामला, इसको सियासत से क्यों जोड़ देते हैं, और इसमें कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्योंकि कांग्रेस हमेशा से ये कहती रही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अमित जी, यहां तो धर्म पूछ करके गोली मार दी गई है, ये बार बार कहा जा रहा है। देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले जो बहुत ही दुखद है और मैं बड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ, और निश्चित तौर पे जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और जो घायल हैं उनसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो शीघ्र अतिशीघ्र जल्दी स्वस्थ हो जाए। लेकिन निश्चित तौर पे बहुत से विषय होते हैं राजनीति करने के। मैं आज राजनीति पे नहीं जाना चाहता। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने अभी मैं उनका ट्वीटिंग अभी पढ़ रहा था, जिस प्रकार उन्होंने कहा कि इस समय सरकार के साथ हम खड़े हैं और हर तरीके से देश में शांति रहे। और लेकिन पूरा देश जिस प्रकार से उबल रहा है, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर जो पीड़ा है, एक जो गुस्सा है, वो निश्चित तौर पे वो एक व्यक्ति होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक प्रवक्ता होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते मेरे अंदर भी वो गुस्सा है कि ये जो हुआ और जिस प्रकार से कायराना जो हमला हुआ, जिस प्रकार से निर्दोषों को पूछ पूछ के, धर्म पूछ पूछ के मारा गया, निश्चित तौर पे मेरे अंदर ही उतनी गुस्सा है। लेकिन मैं एक सभ्य समाज का व्यक्ति हूँ, तो मुझे लगता है कि ये दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू एक्सप्रेस माय व्यू। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि राजनीति के लिए 365 दिन है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जिन्होंने भी इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, उसे कठोर से कठोर
और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ठीक। मेरे आपके लोकप्रिय चैनल से ये मांग है। और निश्चित तौर पे आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में हम सब 140 करोड़ हिंदुस्तान के लोग यही चाहते हैं कि जिन्होंने भी एक कायराना हरकत की है उसको वो अंजाम मिलना चाहिए, ताकि आने वाला कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान की तरफ ना इस प्रकार दोबारा कुछ करने की सोचे। अगर सोचे भी तो उसका दिल जल जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये मेरी एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरी भी यही सोच है। ठीक है, अनिल द्विवेदी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, डॉक्टर अनिल जी, मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि अभी हमें सुरक्षा बलों की चूक पर सवाल उठाना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, ये मौजूद सवाल है क्योंकि लगातार ऐसी चीजें हो रही हैं और हम उम्मीद नहीं कर सकते कि इतने सशक्त भारत में इतनी बड़ी चूक हो जानी चाहिए, इसलिए सवाल तो पूछे ही जाने चाहिए, क्योंकि वो मासूम बच्चा सवाल पूछ रहा है कि इतनी बड़ी घटना करके लोग चले गए और सरकार को पता नहीं चला। वो महिला बोल रही है कि या तो आप वहां टूरिस्ट का जाना बंद कर दीजिए या कम से कम वहां सिक्योरिटी तैनात कर दीजिए, कुछ तो कीजिए, पर ऐसे लोगों को मरने के लिए मत छोड़िए। तो ये सवाल पूछे जाएं या ना पूछे जाएं, डॉक्टर साहब ये बताइए। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो सवाल उठाया है वह निश्चित तौर पर एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष को उठाना ही चाहिए, और वो काम उन्होंने किया है। और आप देखिए कि बस्तर और कश्मीर की बात यदि उठी है तो दोनों में एक बहुत सी समानताएं हैं। कश्मीर भी स्वर्ग है, बस्तर भी सैलानियों के लिए स्वर्ग है। कश्मीर, वहां दोनों ही जगहों पर खुशी है, विकास है, सुबकियां हैं, कराहें हैं, दर्द है। कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है तो छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश गम के शोक में डूबा हुआ है। लेकिन जब बस्तर में नक्सलवादियों की बंदूकें गरजती है, जब 25-25 जवान मार दिए जाते हैं, तब कश्मीर के मुख्यमंत्री कितना ट्वीट जारी करते हैं, कितना उसमें शोक जताते हैं, कितना हमारे दुखों में सहभागी होते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। और इसलिए आज यदि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी एक सवाल उठाया, वो सुरक्षा का सवाल है। और सभी नागरिकों के मन में भी यह बात है, यह सवाल है कि सुरक्षा यदि होती तो शायद आतंकवादी ये काम न कर पाते। लेकिन सवाल क्यों पूछे जाते हैं, सवाल के नैतिकता में उत्तर क्या होने चाहिए। और यदि वह भूपेश बघेल जी सवाल उठा रहे हैं झीरम घाटी का, ठीक है, सुरक्षा के अभाव में वहां पर झीरम घाटी कांड हुए होंगे, लेकिन क्या उसमें कांग्रेस के नेता ही मरे हैं? क्या बीजेपी के नेता की मौतें नहीं हुई? जाने कितने कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने सालों साल बस्तर में अपनी कुर्बानी दी है। ये कुर्बानी एक तरफा नहीं हो सकती। झीरम घाटी जरूर कांग्रेस के लिए एक बड़ा दर्द रहा, हमने कांग्रेस की एक बड़ी पीढ़ी नेताओं की खोल दी। लेकिन बाकी जो हमले होते हैं, बाकी जो नेताओं की हत्या हुई, केदार कश्यप के भाई की सरेआम हत्या की गई, अभी मंत्री हैं भाजपा में। इसी तरह कांग्रेस में भी कई नेताओं की हत्या हुई है। तो इसे राजनीतिक दल विरोध से नहीं देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप झीरम घाटी में सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो कश्मीर में भी सिक्योरिटी का मुद्दा था। और यदि आप सिक्योरिटी की बात, सिक्योरिटी के सवाल उठाना यह आपका राजनीतिक दायित्व हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्तव्य यह था कि 11 साल होने के बाद भी आज भी झीरम घाटी के आरोपी नहीं पकड़ाए हैं, नक्सली हमलावर नहीं पकड़ाए हैं। बीजेपी भी 4 साल रही, वो भी नहीं, उसके शासन में भी नहीं पकड़े जा सके। और कांग्रेस का 5 साल सरकार रही, जिनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती थी, एक भी नक्सली नहीं पकड़ाया। तो आप किस तरह से सवाल कर रहे हैं? आप खुद कटघरे में हैं। आपकी सरकार में यदि नक्सलियों को पकड़ लिया जाता जिन्होंने झीरम घाटी कांड किया, आज झीरम घाटी के शहीदों के परिवारों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होती जी। इसलिए ठीक, जब हमारे कहते हैं ना कि जब खुद का घर शीशे का हो तो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते जी। तो ये बात आज यहां से जाती है। बहरहाल, मैं आने वाले, जब आप मुझे अगली बार मौका देंगे तो एक बार मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि किस तरह एक बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उमर अब्दुल्ला के बीच में हॉक टॉक हुई थी। इसका जिक्र मैं अगले आने वाले समय में करूंगा जी। ठीक है अनिल जी, आऊंगा आपके पास में। वापस आ रहा हूं मैं रजनीश जी। देखिए, ये बहुत बड़ा दंश है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है कि देश में आकर के हिंदुओं को नाम पूछ करके मार दिया गया। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सबको पता है, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो हो रहा पता है। अब बांग्लादेश के जख्म से अभी उभरे भी नहीं थे लोग, और अब उन्हें यह डर लग रहा है कि भाई हिंदू होना मुश्किल है क्या। आज मैं सुन रहा था कि लोग बोल रहे हैं, भले ही आप उसको कैसे ही समझ लीजिए, मजाक कह लीजिए या डर कह लीजिए, वो कह रहे हैं कि भाई कलमा पढ़ना सीख लो, जिंदा रहना है तो आने वाले समय में पता नहीं क्या हो जाए। तो इस तरह के हालात अगर हैं, तो ये डर का, भय का वातावरण अगर है, तो ये वादा तो नहीं था ना सरकार का
वादा तो ये था कि भयविहीन समाज देंगे, कानून व्यवस्था बहुत तगड़ी होगी, आंतरिक सुरक्षा बहुत मजबूत होगी, लेकिन वैसी चीजें हो नहीं रही सर। देखिए अभिलाष जी, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, संवेदनशील आपका प्रश्न है, लेकिन मैंने पहले कहा कि आज बिल्कुल ही मैं आरोप प्रत्यारोप, पुराना कौन क्या किया कैसे हुआ, इसमें जाने की बिल्कुल ही नहीं हूं, मन आज डिबेट करने का भी नहीं था। लेकिन जो विषय है, जो चीजें चल रही है, क्या उसको धीरे धीरे हम ठीक नहीं कर रहे हैं? पिछले 11 साल की यदि माननीय मोदी जी के बाद आने के बाद 2014 से करें, तो जो आतंकवाद की जो स्थिति थी देश में, जो दंगे फसाद हो रहे थे, जो नक्सलियों की जो समस्या थी इतने राज्यों में, इतने जिलों में, वो धीरे धीरे कम नहीं हो रही है। और उसी चीज के लिए तो हम लोग, बहुत सारी चीज ऐसी हैं जिस चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सरकारें हैं, उनको धीरे धीरे लाइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम ये नहीं देख रहे हैं? हम बांग्लादेश चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, बंगाल में क्या हो रहा है नहीं देख रहे हैं, और उसके लिए कैसे कैसे लोग खड़े हो जाते हैं। मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है, अपने ही देश के लोग खड़े हो जा रहे हैं, वहां पर ये लागू नहीं होता। तो जो चीजें हैं, कई प्रकार की चीजें हैं, लेकिन आप विश्वास रखिए अभिलाष जी कि देश अब जाग चुका है, देश अब जान चुका है और इन चीजों से ऊब चुका है। आने वाले समय में, जैसे आज छोटी सी बात करके अपनी बात फिर आगे बढ़ाऊंगा कि 35 साल बाद जम्मू कश्मीर में बंद पूरी तरह सफल रहा। एक हाथ में मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी भी बंद के सफल में निकली थी, मुख्यमंत्री भी निकले थे। वहां के आम लोग जो कभी भारत के समर्थन में बंद का कभी समर्थन नहीं करते थे, आतंकवादियों को मरने पर करते थे, भारत विरोधी आंदोलनों पर बंद करते थे, और देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मुंह से हमने कभी नहीं सुना, निंदा घटना नहीं सुना, आज वो कर रहे हैं। ठीक है, देश जागृत हो रहा है, देश बहुत बड़ा है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत चुनौतियों पे पार पा लिए हैं, आने वाले समय में इन चुनौतियों से भी पार पाया जाएगा। ठीक है अमित जी, देखिए कांग्रेस आरोप लगा रही है, भूपेश बघेल जी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक चीज तो है कि झीरम की घटना हुई, बिल्कुल हुई, बीजेपी के शासनकाल में हुई, लेकिन तब से लेकर अब तक बहुत हालात बदले। कश्मीर में भी घटनाएं पहले भी हुई हैं, ये हुई है, दुखद है, बहुत दुखद है, पर पहले से इन घटनाओं में कमी आई है। तो जो कोशिश है, जो एफर्ट्स हैं, वो फलीभूत होती दिख रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि 100% कमी नहीं आई है। इससे कितना इत्तेफाक रखती है कांग्रेस की? मोदी सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, उसने इन चीजों पर अंकुश तो लगाया है, पूरी हद तक ना सही पर काफी हद तक। अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 2 दिनों से मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल और मेरे जैसे अनगिनत हिंदुस्तानी होंगे जिसको कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है, और खास करके डिबेट करने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है जी। लेकिन चूंकि आपके यहाँ से ये कहा गया कि झीरम घाटी पे ये डिबेट होगी, तो शायद मैंने हाँ कह दिया। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे झीरम घाटी में हमने अपने नेताओं को खोया है, छत्तीसगढ़ के लालों को खोया है, और प्रथम पंक्ति के कांग्रेस के नेताओं को हमने खोया है। उस समय भी सुरक्षा में चूक हुई थी, और सबसे दुखद पहलू ये है कि आज तक उनके परिवार को न्याय नहीं मिला, हमको न्याय नहीं मिला। छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति जानना चाहता है कि उस दिन क्या घटना घटी थी, उसके पीछे कौन कौन लोग थे। वो आज तक, जैसे अभी अनिल जी ने कहा, आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला। दूसरी बात, अभी रजनीश भैया कह रहे थे, मैंने कहा ना कि आज कई समय ऐसा होता है कि दिल बहुत व्यथित होता है, और हम लोग कहते हैं ना, आई डोंट हैव वर्ड्स टू से एनीथिंग टुडे। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बंगाल को देख लीजिए, आपने कहा कि हम लगातार बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति को देखते थे, और अब लोग कहने लग गए हैं कि आपको कलमा पढ़ना सीखना पड़ेगा, हिंदू होना खतरा है। तो मैं एक चीज बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैंने कहा था आज मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन प्रश्न आप लोगों ने उठाया है तो मैं उस पर क्रॉस प्रश्न करना चाहता हूँ। इस देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, इस देश की राष्ट्रपति हिंदू है, एक प्रदेश को छोड़ के सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू हैं। अगर उस समय भी हिंदू खतरे में आ जाता है तो मुझे लगता है तत्काल सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, तत्काल सबसे इस्तीफा हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर इनके रहते जो कहते थे 56 इंच की छाती है, हम घुस के मारेंगे, और अगर उनके कार्यकाल में हिंदू खतरे में आ जाए तो हिंदू होने के नाते मैं इनका इस्तीफा मांगता हूँ, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में दोनों में डिफरेंस है। डॉक्टर अनिल द्विवेदी, ठीक है, डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, क्या ये ठीक है कि हिंदुओं के हित में काम करने वाली सरकार के समय में हिंदू इतना परेशान है, इतना डरा हुआ है, या आपको लगता है ये पहले भी था,
पहले लोग खुल के बोल नहीं पाते थे, अब बोल लेते हैं क्योंकि भरोसा है कि हाँ मोदी सरकार है तो हम बोल सकते हैं कि भाई हम खतरे में हैं। पहले तो ये खतरे में, कश्मीर में पहले भी हिंदू खतरे में रहे, निकल गए बाहर, कोई आवाज नहीं उठाई गई, लेकिन अब वो खुल के बोल रहे हैं। तो क्या इसको हम भरोसे के तौर पर देखें या इसको हम लाचारी के तौर पर देखें? देखिए, ऐसा है कि हिंदुओं पर आतंकी हमले अभी तो से तो नहीं हो रहे हैं। कश्मीर में आप 1989 याद कीजिए, मस्जिदों में रातों रात कहा गया कि हिंदू परिवार कश्मीर घाटी छोड़ दें, अपनी पत्नियों को छोड़ करके जाएं। मस्जिद से ऐलान किया गया 1989 में। और तब कौन सी सरकार थी भाई? क्यों इस तरह हुआ? हजारों हिंदुओं को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा। तो आज अगर हिंदू खतरे में है तो इसका मतलब यह है कि वो जाग रहा है, वो एकजुट है, वो इस्लामी टेररिज्म के खिलाफ खड़ा हो रहा है और इस्लामिक देशभक्तों का स्वागत भी कर रहा है। इससे बौखलाहट है आतंकियों में। क्या कश्मीर में शांति नहीं आनी चाहिए थी? क्या कश्मीर से धारा 370 नहीं हटनी चाहिए थी? क्या कश्मीर में विकास का चेहरा सामने नहीं आना चाहिए? और यदि कोई सरकार कर रही है दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, तो उससे आतंकियों में बौखलाहट होना स्वाभाविक है। और इसलिए यदि 3-4 सालों में कश्मीर में पुनः एक घटना हुई है तो ये आतंकियों की बौखलाहट है। आप ये मानिए कि अगर हम अलग हो गए, अगर हम लोग आपस में लड़ते रहे तो ये उसमें कामयाब होंगे आतंकी। अब जहां तक सवाल सुरक्षा व्यवस्था का है, सिक्योरिटी का है, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जहां तक व्यवस्था सिक्योरिटी का सवाल है कि कश्मीर में किसकी सरकार है? क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि जिस जगह पर 2000 पर्यटक उपस्थित हो वहां पर एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था? किसकी सरकार है वहां पे? क्या कांग्रेस उसको सपोर्ट नहीं कर रही है उस सरकार को? तो वही है, केंद्र सरकार निश्चित तौर पर नैतिक तौर पर जिम्मेदार है। जब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराने के आदेश दिए, केंद्र सरकार ने उसका पालन किया और केंद्र सरकार जैसे ही वहां पर नई सरकार आई उसके बाद ये घटनाएं क्यों शुरू हो गई? ये वही लोग हैं जब फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में थे तब भी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ करते थे। ठीक है। और अब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं तो फिर से ये हमले शुरू हो गए हैं। ठीक है। मैं सिर्फ इशारों में अपनी बात कहना चाहता हूं। जी। तो कुल मिलाकर के बात तो सही है अमित जी, समय खत्म हो रहा, माफी चाहूंगा कि ये बहुत ही वेदना का वक्त है, पर यह भी वक्त है कि हम सवाल पूछें, क्योंकि हम सवाल नहीं पूछेंगे तो जिम्मेदारी कैसे तय होगी। पर सवाल किससे पूछने हैं और क्या पूछने हैं, इसको लेकर बहुत संवेदनशील होना होगा, क्योंकि हमारा कोई सवाल देश की एकता, देश की अखंडता पर आघात ना हो, हमारा कोई सवाल हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल पर असर न डाल दे, लेकिन हमारा सवाल जिम्मेदारों पर, सियासतदानों पर सीधे तौर पर चोट करे, यह भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया करूंगा रजनीश जी आपका, अमित श्रीवास्तव जी आपका, अनिल द्विवेदी जी हम आपका भी इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।